12वीं कोई छोटी क्लास नहीं है, बड़ी क्लास है, बड़े युद्ध की तैयारी है और मैं आपको बताऊंगा कि एक बड़ा योद्धा कैसे बना जाता है। टॉपर बनना है, आज से पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा और उस स्तर की मेहनत करनी पड़ेगी जो ये 13 लाख विद्यार्थी नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि 100 में 100 लाने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, हिंदी के अंदर कितना सिलेबस है जिसे आपको कवर करना है और कैसे संभव है हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 लाना। अब ये जो 100 नंबर की परीक्षा है इसमें सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। अब ये जो 50 ऑब्जेक्टिव हैं इसमें गद्य खंड, इसमें पद्य खंड और व्याकरण से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। फिर होगा सब्जेक्टिव। इस सब्जेक्टिव के अंदर भी आपको डबल क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको बना के कितने आने हैं आगे बताऊंगा। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है भारत के सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जहां से आप जैसे लाखों बच्चे पढ़कर 11-12 की मजबूत तैयारी कर आज देश के टॉप आईआईटीज में, टॉप मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अपने इंजीनियर और डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट को विद्याकुल परिवार ने पंख दिए हैं उनके यूपीएससी की तैयारी को मजबूत करने के लिए और विद्याकुल के हजारों स्टूडेंट देश की टॉप यूनिवर्सिटी से क्वालिटी कंटेंट के दम पर पहुंच चुके। पारी है आपकी। नया सत्र 2026-27 शुरू होने जा रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी हिंदी की किताब खरीद ली होगी, दिगंत भाग 2। आप में से बहुत सारे बच्चों ने नए रजिस्टर और कॉपियां खोल ली होंगी और अपने 100 में से 100 नंबर लाने के सपने को पूरा करने के लिए खोज रहे हैं एक ऐसी गाइडेंस जो आपको सही रास्ते से लेकर जाते हुए आपके लक्ष्य से मिला दे। प्यारे बच्चों, आज नई शुरुआत करने जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आपने 11वीं के अंदर अच्छे से पढ़ाई की या नहीं की। 10वीं के अंदर यदि आपका रैंक बनाने का सपना अधूरा रह गया था तो 12वीं वो मौका होने जा रहा है। यदि आपका फर्स्ट डिवीजन का सपना था और आप चूक गए तो 12वीं में उस हसरत को दोबारा पूरा किया जा सकता है। और आपके इस सपने को पूरा करने के लिए, इस हसरत को पूरा करने के लिए मैं और विद्याकुल परिवार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। बात करते हैं मेरे परिचय की। बहुत सारे बच्चे पहली बार मुझे देख रहे होंगे। आपको बता देता हूं, मेरा नाम है अखिल। आप मुझे प्यार से अखिल भैया भी कह सकते हैं। पिछले 8 सालों में मैंने लाखों स्टूडेंट्स को गाइड करने का ट्राई किया है और इस ट्रायल में मैं 100% सक्सेसफुल रहा हूं। ऑनलाइन माध्यम से, विद्याकुल के माध्यम से ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जिन्हें देश की टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज में भेजने का काम मैंने किया है और आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक अच्छी गाइडेंस देकर मैं आपको भी आपके सपने के नजदीक लेकर जा सकता हूं। बात करते हैं नए सत्र 2026-27 की। आपको हिंदी और इंग्लिश विषय मैं पढ़ाने जा रहा हूं और इस तरह से पढ़ाने की कोशिश रहेगी कि आप इन दोनों विषय में अपने जीवन में करियर भी बना पाए। आप में से यदि बहुत सारे बच्चे चाहते हैं वो लेखक बने, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं वो विचारक बने या कोई बड़ी परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का रोल रहता है, लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश का रोल हमेशा रहता है। लैंग्वेज आपकी मजबूत करूंगा। जितने भी आपके डर हैं जो बीते वर्षों में आपके साथ रहे हैं उनके ऊपर काबू पाएंगे। उन डर को खत्म करने की कवायद में, कोशिश में शुरू करने जा रहे हैं आज की ये क्लास। अब इस क्लास में आपको 3 हेल्प मिलने वाली है। जब हम 12वीं में आते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि हमारा सिलेबस क्या होगा, हिंदी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहला सवाल, इसका जवाब ढूंढेंगे। दूसरा सवाल होने वाला है जो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या हिंदी में 100 में 100 लाए जा सकते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जब हम आपसे हिंदी पढ़ेंगे भैया तो हमारा क्या फायदा होगा। आज इन सभी सवालों पर डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन नई शुरुआत करने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप बिहार के किस क्षेत्र से, किस प्रखंड से मुझसे जुड़े हुए हैं, किस गांव से जुड़े हुए हैं। मैं आपके सारे कमेंट सेक्शन को पढ़ूंगा। सेशन की शुरुआत करें, रोड मैप समझे 100 में से 100 लाने का, नए सिलेबस पे चर्चा करें, नोट्स पे चर्चा करें और परीक्षा के पैटर्न पर चर्चा करें। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर हमें यह सब करना क्यों है, क्यों हम लोग 100 में से 100 लाना चाहते हैं, क्यों बच्चे ड्रीम करते हैं कि मैं 100 में से 100 नंबर लाऊंगा। या अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि मेरा कोई ऐसा लक्ष्य होना चाहिए तो आप बाकी बच्चों से पीछे क्यों भाग रहे हैं। 2 मिनट का समय दीजिए, समझ लेते हैं। बेटा, सबसे पहले जीवन एक रेस है, ठीक है, और आज मैं आपके सामने इसे सिद्ध करूंगा। जो लोग कहते हैं ये रेस नहीं है
जीवन को मस्त मौला तरीके से जीना चाहिए, अपने पैशन को, अपनी हॉबी को फॉलो करना चाहिए, वो पूर्ण रूप से गलत है। वो कौन लोग हैं जिनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, जिनके माता पिता ने बहुत सारा धन कमाया हुआ है, लेकिन आपके और हमारे जीवन में क्या है? हम तो इस रेस का हिस्सा है। कैसे हिस्सा है बेटा? हम कोई अमेरिका नहीं है, हम कोई इंग्लैंड नहीं है ना, जहां पे जो देश की आबादी है वो 20 करोड़ से लेके कितनी 35 करोड़ तक हो, है ना। हम तो बेटा भारत है। अब भारत की यदि आपकी आबादी की यदि बात करूं तो भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ है, इससे ज्यादा ही होगी। ठीक। अब 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन संसाधन कितने लोगों के लिए उपलब्ध है? मात्र और मात्र 5 से 10 करोड़ लोगों के लिए संसाधन उपलब्ध है। बाकी के 120-130 करोड़ लोग क्या करेंगे? यदि संसाधन ही 10 करोड़ लोगों के लिए उपलब्ध है और जनसंख्या है 130 करोड़, क्या होगा? इसीलिए हम इस रेस का हिस्सा हैं। आपकी यदि बात करूं तो इस वर्ष 2027 की जब आप बोर्ड परीक्षा दे रहे होंगे 12वीं की, तो आपके साथ साथ 13 लाख छात्र परीक्षा देंगे, यदि सिर्फ बिहार बोर्ड की बात करूं। अब इसमें यदि मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड, इसमें यदि मैं महाराष्ट्र बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई सब मिला लूं, तो लगभग आप मान लो 3 से 4 करोड़ के आसपास स्टूडेंट, इससे ज्यादा ही, अपनी परीक्षा को दे रहे होंगे। अब आपका कंपटीशन स्टेट लेवल पर है, कहां? बिहार के अंदर, इन 13 लाख छात्रों से। ठीक है। और यदि देश की बात करें, यदि आप बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, यदि आप आईआईटी जैसे एग्जाम को देख रहे हैं, यदि आप देख रहे हैं कि किसी बड़े मेडिकल कॉलेज के अंदर आपकी एंट्री हो जाए, यदि आप देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कैंपस में आप चले जाए, तो आपकी जो लड़ाई है वो इन 4 करोड़ लोगों से है। तो यदि आपकी तैयारी इन 4 करोड़ लोगों से फाइट करने की नहीं होगी, तो क्या आप 100 में से 100 ला पाएंगे? तो क्या आप इन्हें डिफीट कर पाएंगे? क्या आप इन्हें हरा पाएंगे? बताइए कमेंट सेक्शन में। तो क्या ये युद्ध हमारे सामने नहीं है? बिल्ली के, माफ कीजिएगा, कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली नहीं चली जाती। परेशानी के ऊपर पर्दा डाल देने से यदि हम ये सब चीजें ना सोचें, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये परेशानी चली जाएगी। कंपटीशन तो वहीं खड़ा है, लेकिन इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए, इन बच्चों में अपनी जगह बनाने के लिए, इनसे तेज दौड़ने के लिए आपको एक ऐसे साथी की जरूरत है, एक ऐसे भाई की जरूरत है जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर पाए, जो आपको बता पाए कि इस कंपटीशन में फाइट करने के लिए, इतने लाख करोड़ बच्चों से जीतने के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल सेट होनी चाहिए, किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन से पढ़ना पड़ेगा। और ये सब कुछ खाली इस प्लेटफॉर्म पे जहां मैं और आप जुड़े हुए हैं, यहां पढ़ के संभव ना होगा। हम और आप ईश्वर को ढूंढने के लिए कहां जाते हैं? मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं। क्या ईश्वर हमारे घर में मौजूद नहीं होते? होते हैं, लेकिन उनकी उपासना करने के लिए स्थान बनाए गए हैं। इसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए विद्याकुल एप्लीकेशन बनाई गई है। मैं और आप साल भर यहां पर मिलेंगे, चर्चा होगी, पढ़ाई होगी, लेकिन यदि आप एक सीरीज में, एक स्ट्रक्चर में, एक ऐसा कंटेंट लेना चाहते हैं जो आपके रास्ते को आसान कर दे और इन बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस तक के लिए आपके रास्ते को सुगम बना दे, तो उसके लिए स्थान होगा विद्याकुल एप्लीकेशन। क्लियर है? अब आप समझ गए कि आपको 100 में से 100 नंबर क्यों लाने हैं। एक होता है खाली ड्रीम, सोच लेना कि मैं 100 में से 100 लाऊंगा, और एक होता है कि आप लॉजिक लगा के सोचें। तो 100 में 100 लाने का लॉजिक आपको समझ में आ गया। 100 में से 100 इसलिए लाने की हमारी लड़ाई सबसे पहले बिहार में 13 लाख छात्रों से है, जो अपने स्तर पर तैयारी कर रहे होंगे। फिर हमारी लड़ाई इन 4 करोड़ छात्रों से है जो पूरे देश में परीक्षा दे रहे होंगे, और 12वीं के बाद बड़े बड़े कॉलेजेस में दावा ठोकेंगे अपनी परसेंटेज के ऊपर। तो यदि आप बड़ी परसेंटेज लाना चाहते हैं, यदि आप बड़ी परसेंटेज लाना चाहते हैं, बड़े कॉलेजेस का रास्ता खोलना चाहते हैं, ये 100 में से 100 आपकी हेल्प करने वाले हैं। क्लियर है? संसाधन बहुत कम लोगों के लिए उपलब्ध है, इसीलिए बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे। बहुत सारे लोग पूरे वर्ष रील निकालते चलाते चलाते निकाल देंगे, बहुत सारे बच्चे मनोरंजन करते हुए इस वर्ष को निकाल देंगे, लेकिन जो बच्चा सीरियस होगा उसके लिए विद्याकुल प्लेटफॉर्म बना है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आपके हिंदी के सिलेबस की तरफ। बिल्कुल परेशान मत होना, इन 4 करोड़ बच्चों से और इस 13 लाख की फाइट से मत डरना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आंख बंद करके भरोसा कर लो, यकीन दिलाता हूं कि फर्क नहीं पड़ता कि यदि आप
जितने भी बच्चे देख रहे हैं, चाहे 2 लाख बच्चे हो, 3 लाख बच्चे हो, 4 लाख बच्चे हो, विद्याकुल से जुड़ जाओ। मैं कह रहा हूं बोर्ड के लिए चुनौती खड़ी कर देंगे। बोर्ड के लिए चुनौती इतनी बड़ी बना देंगे कि बोर्ड को स्टेट रैंक 1 पे 500 से 1000 छात्र देने पड़ेंगे। इस स्तर की पढ़ाई आपके साथ करेंगे। 12वीं कोई छोटी क्लास नहीं है, बड़ी क्लास है, बड़े युद्ध की तैयारी है। और मैं आपको बताऊंगा कि एक बड़ा योद्धा कैसे बना जाता है, ना सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश में। बहुत सारे सेशन हम लोग करेंगे, गाइडेंस सेशन करेंगे, स्ट्रेटेजी सेशन करेंगे। हां, मैं आपको दो चीज कभी नहीं बता पाऊंगा। परीक्षा से पहले उदाहरण के तौर पर फरवरी 2027 का समय है, मैं आपको जनवरी में यह नहीं बता पाऊंगा कि 30 दिन में पढ़कर टॉपर कैसे बने। नहीं बन सकते। मैं गुमराह नहीं करूंगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि 7 दिन में पढ़कर कैसे टॉपर बन सकते हैं। नहीं बन पाओगे। लिख लो आज ही, 7 दिन में पढ़कर बिल्कुल टॉपर नहीं बन पाओगे। मेहनत भी मत करना। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आखिरी 45 दिन में कैसे पढ़े और टॉपर बन जाए। संभव नहीं होगा। टॉपर बनना है, आज से पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना पड़ेगा और उस स्तर की मेहनत करनी पड़ेगी जो ये 13 लाख विद्यार्थी नहीं करेंगे। अगर इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो तो विद्याकुल एप्लीकेशन पर आ जाओ, अपने अखिल भैया का हाथ थाम लो, शुरू करते हैं। हिंदी के सिलेबस की बात करते हैं। शुभारंभ है। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। यदि यहां तक जो बच्चे मेरे साथ रुक गए हैं, ध्यान रखना, आप अगले वर्ष स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक में कन्वर्ट होने वाले हैं। जो बच्चे निकल गए वो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं थे। आप सीरियस हो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भैया हम रुके रहे। ठीक है, क्लियर है, और हम 100 में 100 लाने के लिए तैयार हैं। स्वागत करता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कि 100 में 100 लाने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, हिंदी के अंदर कितना सिलेबस है जिसे आपको कवर करना है और कैसे संभव है हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 लाना। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है। बिहार बोर्ड के अंदर हिंदी की यदि बात करें तो जो परीक्षा है वो कुल होगी 100 मार्क्स की, 100 नंबर की परीक्षा होगी। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल इसमें नहीं होने वाला है। आपको सब कुछ ओएमआर के माध्यम से सॉल्व करना पड़ेगा और सब्जेक्टिव होगा। ध्यान रखना, हिंदी के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं होने वाले हैं। अब ये जो 100 नंबर की परीक्षा है इसमें सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। आपके पास एग्जामिनर 50 ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए देगा। अब आप कहोगे नहीं भैया, हमने तो सुना है कि ऑब्जेक्टिव 100 आते हैं। आते 100 ही ऑब्जेक्टिव है, 100 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे, लेकिन इन 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव बनाकर आने हैं और यहां पे ओएमआर शीट आपको मिलेगी। आपके 50 नंबर पक्के हो जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? कमेंट सेक्शन में लिख देना। अब ये जो 50 ऑब्जेक्टिव हैं इसमें गद्य खंड, इसमें पद्य खंड और व्याकरण से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। जुड़े रहना, सब बताऊंगा गद्य के अंदर कितने पार्ट है, कैसे पढ़ेंगे, पद्य कैसे पढ़ेंगे, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। इन 50 ऑब्जेक्टिव के अंदर 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 50 ऑब्जेक्टिव बनाकर आने हैं। इन 50 में से भी गद्य पद्य और व्याकरण सम्मिलित होंगे। कंफ्यूजन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, तो वो कंफ्यूजन पहले दिन से ही कंट्रोल करके चलनी है। फिर होगा सब्जेक्टिव। इस सब्जेक्टिव के अंदर भी आपको डबल क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको बना के कितने आने हैं आगे बताऊंगा, सब कुछ यही नहीं बताऊंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो तरीके का पेपर आएगा। सब्जेक्टिव के अंदर आपको आंसर शीट मिलेगी, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। यहां पे लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप सवाल पूछे जाएंगे। लेट और सेट, ध्यान रखना, लेट और सेट, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। इसके अलावा आपसे निबंध लिखने के लिए पूछेगा, पत्र व्यवहार लिखने के लिए पूछेगा। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे एनबी, निबंध। हिंदी में पढ़ाऊंगा लेकिन तुम्हारी स्किल्स को मैच्योर कर रहा हूं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये पेपर कुछ इस तरह से दिखेगा फरवरी 2027। अब सिलेबस पे आ जाते हैं। देखिए गौर से, जो दिगंत भाग 2 है, जो हमारी बुक है दिगंत भाग 2, दिगंत भाग 2, दिगंत भाग 2 के अंदर जो गद्य खंड है उसके अंदर टोटल चैप्टर्स, जो पाठ की संख्या है वो है 13। 13 पाठ आपको पढ़ने हैं। ठीक है, जो पद्य खंड है उसके अंदर भी 13 पाठ आपको पढ़ने हैं। फिर एक पतली सी किताब होगी प्रतिपूर्ति, जिसके अंदर 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक, और फिर है व्याकरण जिसके अंदर 21 टॉपिक आएंगे।
और रचनात्मक लेखन जिसमें पत्र व्यवहार, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ठीक है, वो सब कुछ आएगा। वो है 3 टॉपिक, आगे चल के डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका 2027 का सिलेबस होने वाला है। गद्य खंड के अंदर 13 चैप्टर, पद्य खंड के अंदर 13 चैप्टर, प्रतिपूर्ति के अंदर 3 चैप्टर, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो व्याकरण, व्याकरण में आ जाएंगे आपके 21 टॉपिक, रचनात्मक लेखन में 3 टॉपिक। यदि आप इतना पढ़ लोगे तो संभावना है कि आप अपनी परसेंटेज बड़ी कर रहे होगे, संभावना है कि हिंदी के अंदर 100 में 100 ला रहे होगे। यहां तक क्लियर है? अब इसी सिलेबस को विस्तार में समझते हैं कि गद्य के अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा, पद्य के अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण में क्या पढ़ना पड़ेगा, कहां पे तकलीफ होगी, कहां आसानी से काम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ये दिगंत भाग 2 है बेटा, ऐसी आपकी पुस्तक होगी, हो सकता है आपकी टेबल पर भी हो। अब पाठ देखते हैं कौन कौन से हैं। बातचीत, ठीक, बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी की अर्धनारीश्वर, निबंध है रामधारी सिंह दिनकर जी का। रोज अज्ञे जी की कहानी है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह जी द्वारा। फिर ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी का निबंध है। सिपाही की मां एकांकी है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह जी की है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि है। रोंगटे खड़े कर देगी, रोंगटे खड़े कर देगी जिस समय जूठन पढ़ेंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज जी की है। तिरिच उदय प्रकाश जी की है। और अंत होगा संभाषण से, जो कि पाठ का नाम है शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति। और बिहार बोर्ड ने ये जो सिलेबस बनाया है, एक बात आपको बताता हूं जो कोई नहीं बताएगा, हालांकि पूरे साल जो बताऊंगा वो आपको देखने सुनने के लिए सिर्फ यहीं पर मिलेगा मेरे पास। बिहार बोर्ड ने जो ये सिलेबस बनाया है बड़ा अतरंगी है। ये जितने भी पाठ आप देख रहे हो ना, ये यूपीएससी के जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है जो बिहार बोर्ड ने बनाया है। सबसे पहले सिखा रहे हैं बातचीत, कि बातचीत क्या होती है। बहुत मजेदार चैप्टर है बातचीत, ठीक। बातचीत के बाद उसने कहा था कहानी है, प्रेम की कहानी है। तो जब आप अफसर बनते हैं, एक अफसर अपनी सीट पे बैठने के बाद, एक डीएम अपनी सीट पे बैठने के बाद कितने तरह के संयोग से निकलता है, कितनी तरह की भावनाएं उसके पास आती हैं। आप डीएम बन गए, जिलाधिकारी बन गए, तो क्या होगा, आपके पास लोग आएंगे ना, लोग आपके पास आएंगे, बताएंगे हमारी ये परेशानियां, ऐसे सॉल्व कीजिए, अपनी एप्लीकेशन देंगे, आपको उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। और सबसे अंत में शिक्षा, शिक्षित होते हुए सही आचरण के अनुसार एथिकल डिसीजन क्या होगा वो आपको देना पड़ेगा। बहुत विस्तार में बताऊंगा, साथ में जुड़े रहोगे तो। यूपीएससी के बच्चों के लिए इससे बेस्ट सिलेबस कोई नहीं हो सकता। किसी और बोर्ड की किताब में आपको ऐसा सिलेबस देखने के लिए नहीं मिलेगा जो आपको 12वीं में तैयार कर रहा हो यूपीएससी के लिए, ठीक है। यह होने वाला है गद्य खंड में। पद्य खंड की यदि बात करें, कविता का नाम कड़बक, भक्ति काल, पद पढ़ेंगे, भक्ति काल से पद पढ़ेंगे, भक्ति काल से टप्पे पढ़ेंगे, भक्ति काल से नाबादास जी की है, कवित्व पढ़ेंगे, भूषण जी की है, तुमुल की लाहल कलह में जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग पढ़ेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, उषा पढ़ेंगे, शमशेर बहादुर सिंह जी की, जन जन का एक चेहरा, गजानन माधव मुक्तिबोध, अधिनायक पढ़ेंगे रघुवीर सहाय जी की, प्यारे नन्हे बेटे को, विनोद कुमार शुक्ल की, हार जीत अशोक वाजपेयी की, गांव का घर ज्ञानेन्द्रपति की। ये 13 पाठ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 13 गद्य में, 13 पद्य में ये सिलेबस होने वाला है। आगे चलते हैं। प्रतिपूर्ति की यदि बात करूं तो मात्र 3 अध्याय, लेकिन बड़े मजेदार है, पढ़ते हुए बहुत रोचक लगेगा, आनंद की अनुभूति होगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हिंदी आपको ऐसी पढ़ाऊंगा कि आज तक आपने जीवन में कहीं नहीं पढ़ी होगी। हिंदी से प्रेम हो जाएगा। हिंदी के समंदर में आप एक ऐसी मछली बन जाओगे जो गोते मार रही होगी, जिसका पूरे समंदर के ऊपर राज होगा, ठीक है। रस्सी का टुकड़ा पढ़ेंगे, फिर किलर की मौत पढ़ेंगे, और फिर पेशगी पढ़ेंगे। प्रतिपूर्ति में सिर्फ इतना पढ़ना है। अब परीक्षा की दृष्टि से यहां से सवाल बहुत कम निकलते, लेकिन हमारे पास तो पूरा साल है। हमारे पास आज से लगभग 12 महीने का समय है। यदि 12 महीने, है ना, मैं कहता हूं 365 दिन अगर हम लोगों ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो हमारा जीवन बदल सकता है। यात्रा 12 महीने की होने वाली है। इस 12 महीने की यात्रा में होली दिवाली हमारी साथ होगी, ईद हमारी साथ होगी, छठ हम साथ में मनाएंगे। इन 365 दिन में जितने भी त्योहार हैं वो सब
एक दूसरे के साथ मनाएंगे। कैमरे के पीछे का ये जो रिश्ता बन रहा है, कब प्यार में बदल जाएगा, कब मोहब्बत हो जाएगी एक दूसरे से, आप समझ ना पाओगे। मैं कब अपने बच्चों का आशिक हो जाऊंगा, मुरीद हो जाऊंगा, इन्हें देखने के लिए मेरी ये आंखें तरसेंगी। कब आप अपने भैया से मिलने के लिए तरस उठोगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो मुस्कान है ना आपकी मेरी, ये ऐसी बनी रहेगी और आपका जीवन निश्चित तौर पर बदलेगा यदि आप यहां पढ़ने के लिए आते हो, वचन के साथ कहता। व्याकरण की ओर यदि आगे बढ़े तो व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक है? मैंने कहा था शुरुआत में कि हमें 21 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक, वर्ण पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे, संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, काल पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। और इसके बाद पदबंध, शुक्लबद्ध, शुक्ल वाक्य, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और अनेक शब्दों के एक शब्द के साथ व्याकरण संपूर्ण हो जाएगी। और ये व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं वो स्टूडेंट जो जर्नल कंपटीशन है ना, बीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षा को देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे चल के जब आप बिहार टेट, यूपी टेट, इन सब की परीक्षा देंगे शिक्षक वाली, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये फाउंडेशन है। वो व्यक्ति जो समय लेकर फाउंडेशन को मजबूत करता है, नींव को मजबूत कर लेता है जीवन में, उसको कोई भी नहीं हरा पाता। इसी तरह से भाषा के ऊपर यदि पकड़ बनानी है, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फारसी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, फ्रेंच हो, आप जिस भी भाषा के ऊपर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा एक ही सिद्धांत है, वन प्रिंसिपल ओनली। आपको उस भाषा की व्याकरण को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार मनुष्य के जीवित रहने के लिए आत्मा का होना जरूरी है, आत्मा जब हमारे शरीर से निकल जाती है तो प्रायः व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी तरह से किसी भी भाषा में से यदि आप व्याकरण को निकाल लेंगे तो वो भाषा मृत शरीर के समान हो जाती है। तो किसी भी भाषा के ऊपर यदि आप ज्ञान रखना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा उसकी व्याकरण को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बिन व्याकरण कोई भी भाषा ऐसे है जैसे वन, जैसे बिन जल मछली, बिन पानी मछली तड़पती है, तड़पती है। आपके साथ भी तो यही होता है। आप आपके अच्छे हैं, लेकिन क्या आप उन्हें सही तरह से रख पाते हो? नहीं, व्याकरण की पकड़ नहीं होती। कहना कुछ और चाहते हो, मुंह से कुछ और निकलता है। चाहते हो एक अच्छा सा मैसेज अपने दोस्त को कर दो, चाहे लड़की हो या लड़का, लेकिन निकलता क्या है? उल्टे सीधे शब्द। क्यों? व्याकरण पे पकड़ नहीं है। तो वोकैबुलरी कैसे अच्छी होगी? आप समझ रहे हो? तो व्याकरण को पढ़ेंगे पूरा डूब के, पूरा डूब के पढ़ेंगे। और यकीन बता रहा हूं कि मेरे साथ जब पढ़ोगे एक एक लम्हा, एक एक पल दीवानगी से भरा हुआ होगा, दीवानगी से भरा हुआ। अगर इश्क ना करा दूं तो भैया आ जाना, जो नाम रखोगे रख देना। आज तक जितने बच्चे पढ़े हैं उनका तो यही कहना है कि भैया काश आप पहले आ गए होते, जीवन बदल गया होता। लेकिन अब तो बदल रहा है ना, जुड़े रहना। व्याकरण में इतना सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। अब रचनात्मक लेखन क्या है, इस पे जाने से पहले एक बात समझ लेते कि जब मैं आपको गद्य खंड पढ़ाऊंगा तो गद्य खंड के अंदर मुझे लगभग एक चैप्टर को पढ़ाने में 3 क्लास आपकी लगेंगी। 3 क्लास में क्या होगा? पहली क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा? लेखक परिचय को पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हवा में नहीं पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे कि इन्होंने किन परिस्थितियों में इस लेख का निर्माण करा, इस लेख को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अरे भैया, अगर इनके सामने ऐसी परिस्थितियां ना होती, उदाहरण के तौर पर यदि अब आपके सामने संसाधनों की कमी ना हो, आपके हमारे माता पिता अंबानी की तरह रईस होते, उनके पास बहुत सारा धन होता, तो क्या आज हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती? नहीं पड़ती। क्यों पढ़ रहे होते? या बिजनेस था, ज्वाइन कर लेते। तो आवश्यकता थी, आविष्कार हुआ, आवश्यकता थी तो मजबूरी थी, करना पड़ा। इसी तरह से क्यों लिखे गए ये गद्य, क्यों लिखे गए पद, क्या भाव था, किन परिस्थितियों से गुजर रहे थे, बहुत बढ़िया डूब डूब के जाके पढ़ेंगे, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। लेखक परिचय के बाद हम लोग लाइन टू लाइन अर्थ समझेंगे, लाइन टू लाइन, जिससे कि आपके दिमाग में छप जाए, फोटोकॉपी हो जाए। याद करने की, रटने की आवश्यकता कि भैया की क्लास में नहीं पड़ेगी। ध्यान रखना, रटने वाले जितने भी छात्र हैं, जिन्होंने 10वीं से रटने की आदत डाल ली है,
भैया यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ तो ऐसा पढ़ाएंगे सीधे फोटोकॉपी हो जाएगा। अभी तक कहां पढ़े हो फर्क नहीं पड़ता, कितना खराब पढ़े हो फर्क नहीं पड़ता, अब सही जगह आ गए हो ना, अपने 12 महीने मुझे दे दो, इन 12 महीने के अंदर पिछले जीवन में तुमने जितनी गलतियां की हैं सब सही कर दूंगा। ठीक है, और अंत में करेंगे प्रश्नोत्तरी। ठीक, और प्रश्नोत्तरी के अंदर सब करेंगे, आपकी किताब के पीछे जितने भी सवाल दिए हैं अभ्यास के अंदर उन सबको करेंगे, फिर आपके जितने भी PYQs हैं उन सबको भी करेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और सब्जेक्टिव भी करेंगे, ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना थोड़ी करेंगे, कुछ प्रश्न अपनी तरफ से भी बनाकर लाऊंगा, नए होंगे जो ना किताब में होंगे न परीक्षा में आए होंगे, लेकिन आपके दिमाग को खोलेंगे। एक अच्छे शिक्षक का काम क्या है? एक अच्छे शिक्षक का काम है अपने छात्र को सोचने समझने की शक्ति देना, ना सिर्फ उसे रटाना। ठीक है, तो यदि मैं जब इतना सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूंगा तो ध्यान रखना, मुझे गद्य खंड को पढ़ाने में, गद्य खंड को पढ़ाने में लगभग 60 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पे मुझे 4 लेक्चर लगेंगे, 5 लेक्चर लगेंगे। संपूर्ण क्रांति है 5 चैप्टर लगेंगे, रोज है, मार्मिक कहानी है, वहां पे 4 लेक्चर लग जाएंगे मुझे। अर्धनारीश्वर है, कम से कम 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, तो लगभग 60 लेक्चर लगेंगे गद्य खंड को पढ़ाने में। कितने? 60। इसी तरीके से जब मैं आपको पद्य खंड पढ़ाऊंगा तो मुझे लगभग 60 लेक्चर ही लगेंगे। ठीक, ठीक है, क्लियर है। जब मैं आपको व्याकरण पढ़ा रहा होऊंगा तो संभव है कि व्याकरण 35 से 40 लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, 35 से 40 लेक्चर में। अब आते हैं रचनात्मक लेखन। ये रचनात्मक लेखन क्या है? रचनात्मक लेखन के अंदर बेटा 3 चीजें हैं। सबसे पहला निबंध, 8 नंबर का आता है। 6 विकल्प आपको परीक्षा में दिए गए होंगे, और करके। क्या कहेगा कि या तो पर्यावरण पे लिखिए, या प्रदूषण पे लिखिए, या राजनीति पे लिखिए। इस तरह से आपको 6 ऑप्शन देगा, उसमें से कोई एक पर लिखना है। 8 नंबर यहां पे अपने आज ही लिख लो, आपको मिल गए। इतना पक्का और मजबूत कर लेंगे। अगला पत्र लेखन 5 नंबर का पूछा जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक। ये 5 नंबर भी आपके आ गए। शुरुआत से ही तैयारी करेंगे। आप हर रोज मुझे पत्र लिखकर भेज रहे होंगे, ईमेल लिख रहे होंगे, मैं उनका जवाब दे रहा हूंगा, तो पत्र व्यवहार बना लेंगे। पत्र लेखन सीखने के लिए पत्र व्यवहार में आना पड़ेगा। जिस प्रकार बालक को भोजन ग्रहण करने के लिए अपने बड़े लोगों को देखना पड़ता है। आपने बहुत नवजात शिशु को देखा होगा, जब वो 1-1.5 साल का हो जाता है तो वो भोजन ग्रहण करने लगता है। सीखता कहां से है? अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन से देखता है। पहले महीने से ही देखता है कि ये कुछ तो कर रहे हैं, हाथ उठा के कुछ तो मुंह में लेके जा रहे हैं। फिर अचानक जब वो 8-9 महीने का होता है, आप उसके हाथ में एक बिस्कुट दे देते हो, टॉफी दे देते हो, रोटी का टुकड़ा दे देते हो, और वो खाना शुरू करता है। वो व्यवहार में आता है। व्यवहार जब करना शुरू करेगा तभी आएगा ना, हाँ या ना? जब करना शुरू करोगे तभी आएगा ना। इसी तरह से ये है पत्र लेखन। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। परीक्षा के आखिर में तैयारी नहीं करेंगे, शुरू से ही तैयारी करेंगे बाबू मोशाए, ये दुनिया पहली बार से ही जीतेंगे। फिर संक्षेपण, मतलब संक्षेप में, छोटे में एक पैराग्राफ दे देगा, बोलेगा कि भैया इसका संक्षेपण कर दीजिए, यानी कि 1/3 में लिख दीजिए। 100 शब्दों का देगा एक पैराग्राफ, बोलेगा इसे 30 शब्दों में लिख दीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, रटने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब्जेक्टिव के अंदर ये भी पूछा जाएगा। रचनात्मक लेखन क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे होंगे। अब 2 तरह के स्टूडेंट यहां पे मिलेंगे। बोलेंगे भैया आप जो पढ़ाएंगे वो लड़ेगा ना? हम कहेंगे बेटा यहाँ लड़ेगा बड़ेगा छोटी चीज है, हम यहाँ जो पढ़ाएंगे ना वो आपका यूपीएससी की परीक्षा में भी लड़ेगा, समझे? तो क्या हम जो पढ़ाएंगे वो आगे तक काम देगा। 100% सारा पेपर आपका यहीं से लड़ेगा, 100% लड़ेगा। आप फरवरी के अंदर जो आपकी परीक्षा होगी 2027 में, उसका पेपर निकाल के देख लेना, और एक पेपर आपको मैं दूंगा जो पढ़ाऊंगा, उसे मैच कर लेना। 100% पेपर आपको मिलेगा मैच। दूसरे बच्चे वो जो पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेते हैं और चाहते हैं कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखें। ध्यान रखना, सिलेबस के अंदर जितना है उतना तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन जहां जहां मौका मिलेगा वहां आपको एक डुबकी और लगवा लाऊंगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा। जो बड़े तैराक होते हैं वो समंदर में तैरते हैं, और जो छोटे तैराक होते हैं वो गंगा जी के या किसी नदी के कोने में बैठकर किनारे पे डुबकी मार लेते हैं।
तो दोनों तरह के स्टूडेंट, जो कुछ ज्यादा सीखना चाह रहे हैं और वो जो सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से पढ़ने जा रहे हैं, दोनों के लिए ही मैं उपयोगी हूं, रेलेवेंट हूं। आप दोनों ही मुझसे समांतर इश्क कर सकते हैं, समांतर प्रेम कर सकते हैं, दोनों को ही वो दे जाऊंगा जो आपको चाहिए। क्लियर है? वो स्टूडेंट जो ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, जिनकी रुचि ज्यादा है कि यार भैया यहां तक ले आयो। होता है ना, मेले में जाते हैं पापा के साथ उंगली पकड़ के, पापा कहां तक लेके जाते हैं? आइसक्रीम खिलाने, सॉफ्टी खिलाने, खिलौनों की दुकान तक। लेकिन जब वहां तक पहुंचते हैं तो पापा से कहते हैं, पापा हाँ झूले तक भी ले चलिए ना, तो फिर झूला भी झूलाते हैं। तो वो बच्चे जिन्हें एडवेंचर का शौक है, उनका एडवेंचर भी हिंदी में मैं ही कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है? तो दोनों तरह के बच्चे, एडवेंचरस और जो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं, यहां पर जुड़ सकते हैं। क्लियर है? मुझसे मिलने का स्थान क्या होगा? मुझसे मिलने का स्थान बेटा एक ही है, विद्याकुल एप्लीकेशन के अंदर हुंकार बैच। हुंकार बैच आपके बड़े भाई बहन जरूर जानते होंगे, पूछेगा। हुंकार 2027 बैच विद्याकुल एप्लीकेशन पर लाइव हो चुका है, आप एडमिशन ले सकते हैं। ये वही बैच है जिसने बिहार के अंदर पहली बार क्वालिटी एजुकेशन को बताया क्या होती है। ये वही बैच है जिसमें से पिछले 5 वर्ष के सारे स्टेट टॉपर, स्टेट रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिस्ट्रिक्ट टॉपर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर डिस्ट्रिक्ट को उठा के देख लो, सारे स्टेट रैंकर्स और डिस्ट्रिक्ट टॉपर हुंकार 2027 बैच के ही मिलने वाले हैं। और ये बैच ब्रांड है, इसका बिहार का ब्रांड है, अपने घर से निकला हुआ ब्रांड है। बिहार के हर बच्चे की आंखों का सपना है, तारा है। इस हुंकार बैच के अंदर मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूंगा, स्ट्रक्चर्ड हिंदी। ठीक है? इस बैच को आप विद्याकुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो लेक्चर पड़े हुए हैं, डेमो लेक्चर देख सकते हैं। बैच के अंदर ध्यान रखना, विद्याकुल है बेटा, क्वालिटी अब आपको समझ में आएगी। आपने हुंकार बैच के बारे में सुना होगा, बहुत सारे बच्चों का तो सपना भी होगा, अपने बड़े भाई बहनों को पढ़ते हुए देखा होगा कि मैं भी एक दिन हुंकार बैच से पढ़ूंगा, है ना? तो आप विद्याकुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। ठीक है? वहां पे जाके अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, और सीधा आपको हुंकार 2027 दिख जाएगा। ठीक है? ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 5 फरवरी से, जिसके अंदर आपके सभी सब्जेक्ट, ठीक, पहले तो लिख लेते हैं कौन कौन से भैया। सबसे पहले तो हिंदी मीडियम, फिर इंग्लिश मीडियम, और फिर आर्ट्स। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम साइंस स्ट्रीम में, और आर्ट्स संकाय, इन सब की क्लासेस मिलेंगी। अलग अलग टीम है, सारी टीम अलग अलग है, एक से एक धुरंधर टीचर आपको मिलेगा, मेरी गारंटी। अपने अखिल भैया के नाम से आओ, विद्याकुल के क्वालिटी के नाम से आओ, एक से एक धुरंधर टीचर है, एक से एक धुरंधर। ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने 5 साल से स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक बांटी है कि ले जाओ। बैच शुरू होने जा रहा है 5 फरवरी से, बिना देर करे एडमिशन ले लेना। बैच के और बहुत सारे फायदे हैं। अब 5 फरवरी से बैच स्टार्ट होगा, तो आप मानो कि हम लोग इसे खत्म कर लेंगे एनी हाउ 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सारा डिटेल में जा जाके। फिर नवंबर से हम लोग शुरुआत करेंगे रिवीजन की। नवंबर और दिसंबर में जबरदस्त तरीके से रिवीजन करेंगे। क्रैश कोर्स आएगा, वो इसी बैच के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है? अगर आप 5 फरवरी से पहले बैच में एडमिशन ले लेते हैं तो। और फिर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद हमारा मॉडल पेपर सॉल्यूशन बैच आएगा। तो परीक्षा का पूरा बीमा यहां पर आपको मिलने वाला है हुंकार बैच के, और ये मेरा पता होने वाला है। शुरुआत में बताया था ना, जैसे शिवालय होते हैं, देवालय होते हैं, मस्जिद होती है, गिरजाघर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, घर पे भी ईश्वर है, लेकिन प्रार्थना करने कहां जाते हैं? वहां जहां उसकी उपस्थिति। यदि आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो शिक्षा के मंदिर में आना होगा, विद्याकुल में। क्यों? क्योंकि वहां वातावरण वैसा है। जब आप मंदिर जाते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है ना, घंटी की आवाज आती है, हर व्यक्ति के माथे पर टीका लगा हुआ होता है। मस्जिद जाते हैं तो टोपी लगी हुई होती है। हाँ, गुरुद्वारे जाते हैं तो हर व्यक्ति क्या कर रहा होता है? सजदा कर रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है, तो वातावरण होता है। तो यदि आपको बहुत स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करनी है तो उसी वातावरण में आना पड़ेगा, नेचर में आना पड़ेगा, और वो है पता विद्याकुल। वहीं पर हो पाएगी टॉपर वाली पढ़ाई। क्लियर है? सिलेबस सारा समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी में विद्यार्थियों की परेशानियां क्या है, क्या गलती करते हैं? आप भी तो कहीं ये गलती नहीं कर रहे, चेक कर लेना। सबसे पहले हिंदी को आसान समझते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं हिंदी तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे आसान नहीं है, तुम रटते हो।
रटते हो। मात्रा की इतनी त्रुटियां होती हैं, जहां पे छोटे ऊ की मात्रा लगनी है वहां बड़े ऊ की लगा दी, जहां व लिखना है वहां ब लिख दिया, जहां बड़े ई की मात्रा लगेगी वहां छोटे ई की मात्रा से काम चला दिया, तभी ना आपके नंबर कटते हैं जी। हिंदी को आसान मत समझना, वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज है। आप हिंदी में बात थोड़ी करते हैं, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करते हैं, मैथिली में करते हैं, भोजपुरी में करते हैं, है ना। जब आप हिंदी में बात करेंगे तो बहुत जटिल भाषा हो जाती है। तो हिंदी को सबसे पहला आसान समझने की कोशिश मत करना। जब आप हिंदी के भाव को समझने के लिए जाते हैं, पकड़ने के लिए जाते हैं, तो जटिल हो जाती है। रटने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल गलत है। हिंदी रटने का विषय है ही नहीं, हिंदी तो समझने का विषय है। फिर अति आत्मविश्वास रखते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, कह रहे हिंदी तो है, लास्ट में पकड़ेंगे 2-3 महीने में हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यदि हिंदी नहीं समझोगे तो ना फिजिक्स समझोगे, ना केमिस्ट्री समझोगे, ना मैथ समझोगे, ना बायो समझोगे। क्यों? क्योंकि हिंदी ही तो आधार है, और आधार को तुमने छोड़ दिया तो कैसे शब्द समझ में आएंगे? संभव ही नहीं है। हिंदी को सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा, थामना पड़ेगा, समझे। अब वाक्य संरचना नहीं समझते हैं जी, हम बहुत सारी कॉपी चेक किए हैं बोर्ड के स्टूडेंट की। हम देखते हैं बच्चा ना एग्जामिनर को पागल समझता है, बनाने की कोशिश करता है। शुरुआत में क्वेश्चन ही लिख देगा जो क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, और आगे चल के उसमें कुछ राइटिंग गंदी करके कुछ भी लिखने की कोशिश करेगा, क्योंकि वाक्य संरचना नहीं आती। तुमने वाक्य संरचना पढ़ने की कोशिश नहीं करी। 10वीं में तुम्हारा माइंडसेट यही था, 11वीं में माइंडसेट यही था, पढ़ाई नहीं की, और अब 12th में आ गए हो, अगर इसी माइंडसेट के साथ चलोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बेड़ा गर्क। तो ये सारी गलतियां बिल्कुल भी मत करना। क्लियर है? इन सारी गलतियों को हम लोग नहीं करेंगे। और अंततः 95% लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर हिंदी में 95 प्लस, मैं तो कहता हूं 100 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला हिंदी को प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा, प्रतिदिन पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? भैया आगे जाके कोई भी कंपटीशन की परीक्षा दोगे, अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो लिखना तो पड़ेगा ना, हिंदी में ही पढ़ोगे। सामाजिक विज्ञान पढ़ोगे तो भी हिंदी में पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे तो भी हिंदी में पढ़ोगे, समझे। हिंदी को डेली पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, मैं बिल्कुल आसान वाले बता रहा हूं, कठिन वाले तो बताऊंगा बैच में। ये तो मैं तुम्हें हल्का हल्का बता के चल रहा हूं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे। तुम भी कहोगे भैया ये तो बड़ा आसान सा काम है, इसे तुम कर लेंगे। डेली तो पढ़ना है ना। पढ़ना कैसे है वो हुंकार बैच के अंदर बताऊंगा। यहां तो मैं तुम्हें हल्की हल्की सी डोज दे रहा हूं ताकि तुम एक्टिव रहो। दूसरा, अपने लेख को क्या करना पड़ेगा? सुंदर करना पड़ेगा। अपने लेखन को बहुत सुंदर करना पड़ेगा। अब बहुत बार ना बच्चे सोचते हैं कि जब भैया कह रहे हैं कि लेखन को सुंदर करना पड़ेगा, लेख को सुंदर करना पड़ेगा, तो भैया राइटिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं राइटिंग की भी बात कर रहा हूं, लेकिन साथ में बात कर रहा हूं वाक्य संरचना की भी, कि आपको वाक्य संरचना बनानी आनी चाहिए। क्लियर है? वाक्य संरचना आपको बनानी आनी चाहिए, तभी काम हो पाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना पड़ेगा, वो काम होने वाला है बेटा, क्या काम होने वाला है? कि हिंदी को पढ़ने के लिए गायन पद्धति का और भाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। गायन और भाव, कि किस भाव के साथ लिखी गई है उसी भाव के साथ पढ़ना पड़ेगा, तो हिंदी में 100 नंबर आसानी से चुटकियों में आ सकते। क्लियर है? यहां तक क्या कोई भी परेशानी आपको हुई? अगर वीडियो के अंदर कोई परेशानी हुई है तो वापस से वीडियो को पॉज करना, बैक जाके दोबारा देख लेना। और भी कोई समस्या रह गई हो तो अपने भैया को नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब आखिरी बात करते हैं, आप कहां पढ़े हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या गलतियां आपने बीते अपने पास्ट में की हैं फर्क नहीं पड़ता। आप इस समय सही जगह पर हो। अपने भैया के ऊपर भरोसा करो, बिना देर करे सीधे कार बैच में आ जाओ। डे 1 से पढ़ोगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आप स्टेट रैंक बना सकते हो। मैं बनवाऊंगा, 100% बनवाऊंगा, भरोसा रखना। फर्क नहीं पड़ता तुम 40% वाले स्टूडेंट हो। 12 महीने है ना, तुम ये 12 महीने मुझे दे के देखो, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूं। मुलाकात होती है बहुत जल्द बिहार के सबसे बड़े बैच में, कार बैच में, जहां आपका जीवन बदलने वाला है। देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू ऑल। बहुत जल्दी मिलते हैं पहली क्लास में।